आप फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए नहीं करते ताकि आप अपने निवेश विकल्प पर मुनाफा कमा सके। आप फाइनेंशियल प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि आप आर्थिक तौर पर एक सुरक्षित जिंदगी जी सके और आज़ाद रहकर जी सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या है टारगेट मैच्योरिटी फंड, बढ़ती ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड के चलते आपको फिक्स्ड इनकम निवेश में कैसे मिल रहे हैं कमाई के मौके। क्रिप्टो पर 30% टैक्स नहीं देना चाहते तो क्या स्टॉक या म्यूचुअल फंड की ओर रुख करें छोटे निवेशक। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ानी चाहिए और इसका क्या असर होगा आपके क्रेडिट स्कोर पर, जानिए आज। और हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या क्रिप्टो करेंसी। इन सबसे जुड़े सवाल भेजिए ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने होंगे, चाहे तो अपने सवालों का व्हाट्सएप वीडियो भी शूट करके 9619873567 पर भेज सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं, मिलाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। आनंद रांची वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की। अब ऐसे में हम देख रहे हैं जिस तरह के हालात देश और दुनिया में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ तौर से ब्याज दरें एक तरफ बढ़ रही हैं, महंगाई हमारे लिए एक परेशानी बनी हुई है, चिंता का विषय है। इसके साथ ही इक्विटी बाजार में काफी उतार चढ़ाव है। रूस और यूक्रेन का भी असर हम देख रहे हैं बाजारों पर लगातार पड़ता ही जा रहा है हर सेशन में। अब बजट के बाद से हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स में इजाफा हुआ है, बढ़त आई है। अब अगर हम पिछला एक साल देखें तो बहुत सारे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एएमसीज ने लॉन्च भी किए हैं जिनकी मैच्योरिटी लगभग 2025-27 तक के ड्यूरेशन में है। अब ऐसे में पिछले एक साल के अंतराल यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लेकर निवेशकों का रुझान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से बजट के बाद जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की ओर रुख करना चाहिए अगर आपके अंदर क्षमता है मैच्योरिटी तक इसको होल्ड करने की, क्योंकि आप जिस रेट पे लॉक इन करेंगे वो आपको मैच्योरिटी तक में मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे आपसे ये समझनी है कि मौजूदा समय में जो भी ट्रिगर्स बताए जा रहे हैं, बॉन्ड यील्ड तो खैर एक बहुत बड़ा ट्रिगर है ही जिसकी वजह से आपको इनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन जब आप फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं फिरोज, तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि आप अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, आप जो क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क हमेशा हम एक डेट निवेश की ओर एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टारगेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए कम हो जाते हैं। किस तरह का निवेश विकल्प है ये, करंट सिनेरियो में क्यों ये सबसे बेहतरीन विकल्प है? कविता जी, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है। ये तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इट्स अ वेरी वेरी गुड डेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सेकंड, इसको क्यों कंसिडर करना चाहिए आज की करंट स्थिति में? जैसे सब एक्सपर्ट्स कह रहे होंगे कि ब्याज दरें ऊपर गई हैं, इसको लॉक इन करना चाहिए क्योंकि ये ब्याज बहुत अट्रैक्टिव है। अब उदाहरण के तौर पे आज अगर आप ब्याज देखें, होम लोन के रेट्स आज भी 6.5-7% में एक इंडिविजुअल को होम लोन मिलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है 6.7-6.8 पे। सो ये बहुत अट्रैक्टिव ब्याज दरें हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसको लॉक इन करना जरूरी है। लॉक इन करने के बहुत सारे जरिए हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड एक बेहतरीन जरिया है कि आप इसको लॉक इन कर सके, क्योंकि बाकी सब जो निवेशक हैं उस फंड में एक ही माइंडसेट से अंदर आते हैं कि हमें मैच्योरिटी तक होल्ड करना है। जाहिर सी बात है, ये ईटीएफ्स होते हैं ज्यादातर, तो इसमें लिक्विडिटी होती है, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर अ होमोजीनियस ग्रुप जो एक तरह से सोचते हैं कि टारगेट तक होल्ड करना है। अब तीसरी बात यह है कि इसको लॉक इन इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ब्याज ऊपर है और जो क्रेडिट रिस्क होता है, जिस कंपनियों को आप पैसा उधार देते हैं वो कंपनियां स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काफी सारे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर में, पीएसयू कंपनीज में और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में ज्यादातर निवेश करती हैं। अलग अलग टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, बट कई सारे इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क का ये मायने है
कि आपने उधार दिया और सामने वाला जो कंपनी है वो पैसे वापस ना कर पाए, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज हैं, तो काफी क्रेडिट रिस्क मिटिगेट हो जाता है। मुझे बताइए विस्तार से कि हम इसको ईटीएफ्स में ये निवेश करते हैं, पैसिव तरीका है निवेश करने का। मौजूदा समय में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स एक निवेशक को करनी चाहिए, डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को करना चाहिए, उसमें इसको किस तरह से जगह देनी चाहिए, और अभी अगर किसी को खरीदना भी हो तो किस तरह की मैच्योरिटी की ओर रुझान करना चाहिए, किस तरह की ड्यूरेशन के टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में अपने आप को लॉक इन करना चाहिए? कविता जी देखिए, दो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स नए वाले भी हो सकते हैं या फिर पुराने वाले आप एक्सचेंज के माध्यम से ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, कौन सी पीरियड का खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से जितनी लंबी अवधि का आप खरीद सकते हैं, जो आपके पर्सनल फाइनेंस जो आपको सहूलियत देते हैं। अगर समझिए आज 2022 में बैठे हैं, तो अगर अगले 8 साल की अगर हम लॉक इन करने की बात करें 2030 तक, जो 8 साल है, जो पैसे आपको नहीं चाहिए उसको अच्छी तरह से ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल आप भारत बॉन्ड ईटीएफ 2030 का जो ईटीएफ है उसमें आप जरूर लॉक इन कर सकते हैं। 7% की यील्ड है, कॉस्ट 0 के बराबर है, ना के बराबर है, और उसमें इंडेक्सेशन की उपलब्धि प्राप्त है। तो 6.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको 8 साल के लॉक इन मिलने की अच्छी संभावना है। 6.5 बोलता हूं तो 6.25 भी हो सकता है, 6.25 भी हो सकता है। क्योंकि टैक्सेशन इंडेक्स पे निर्भर करता है, महंगाई पे निर्भर करता है। अगले 8 साल की महंगाई पे किसी की पकड़ नहीं होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 6.25 से 6.25 तक आप टैक्स फ्री रिटर्न कमा सकते हैं और आज के आज लॉक इन कर सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट बैक्ड पेपर्स में। So you don't have to wait for a new target maturity fund. You can also invest in an existing one, is the point being made. यहाँ पे इसके टैक्स एंगल पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है निवेशकों को ये समझाना कि इस तरह की मैच्योरिटी में आपको पूरी मैच्योरिटी तक क्यों रुकना चाहिए, पूरे लॉक इन तक क्यों रुकना चाहिए। मेरे ख्याल से टैक्स पर हम बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकल गए हैं तो आपको किस तरह से घाटा हो सकता है, ये बात मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं विस्तार से। अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकलते हैं तो घाटा भी हो सकता है, या जो उम्मीद की थी उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो दोनों तरफ हो सकता है, फायदा भी एक्स्ट्रा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर आप 7% की उम्मीद करके जा रहे हैं और आपने 8 साल की लॉक इन का प्रोडक्ट खरीद लिया है, या फिर टारगेट मैच्योरिटी 8 साल की है, बट अब आधे मझधार में आप निकलना चाहते हैं 4 साल बाद, तो अगर ब्याज दरें घट जाती हैं तो आपको थोड़ा मुनाफा होगा, ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर ब्याज दरें 4 साल बाद ऊपर चली जाती हैं तो आपका घाटा होगा। घाटा 2 किस्म का होता है, एक तो आपके असल पे घाटा हो सकता है, या फिर आपका ब्याज जो है वो घट के आ सकता है। ये दोनों को रिस्क कहते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप 4 साल होल्ड करें तो कैपिटल पे तो नो रिस्क है। अगर आप 7% की उम्मीद मान के चल रहे हैं और आधे रास्ते में आप इस बस से उतरना चाहते हैं, तो 7% की रिटर्न नहीं मिलके 4-5% की रिटर्न मिल सके, ये मेरे हिसाब से मैक्सिमम रिस्क है in the recommendation for an illustrative purpose. टैक्स एंगल की मैं बात करना चाहती हूँ, साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को, जो बाकी तमाम फिक्स्ड इनकम के विकल्प मौजूद हैं बाजार में, और मुख्य तौर पे यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही है, एनएससी की भी बात हो सकती है, उनसे अगर मैं तुलना करना चाहूँ तो किन किन पैमानों पर आपको लगता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक निवेश के लिए बेहतर निवेश विकल्प हो सकता है? एफडी के मुकाबले जो इंडिया में कई लाख करोड़ एफडी में लगे हुए हैं लोगों के, उसके मुकाबले बहुत एडवांटेजेस है ये टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट। तीन वेरिएबल्स हैं जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है। एक तो टैक्सेशन है। टैक्स एफडी में आपकी मार्जिनल टैक्स रेट पे लगती है। अगर आप 10% की स्लैब में है तो 10 लगती है, 20 में है तो 20 लगती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 30 है तो 30% का टैक्स लगेगा। तो टैक्स टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में टैक्स में आपको 20% की ही टैक्स होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर आप 3 साल होल्ड कर सकते हैं, और उसमें जो महंगाई होती है उसकी रियायत मिल जाती है आपको। अगर आपने 7% कमाया और महंगाई 5% है तो आपको टैक्स सिर्फ 7 - 5, जो बचे 2% आपने एक्स्ट्रा कमाए महंगाई से ज्यादा, उस पे ही टैक्स भरना पड़ता है। इसको कहते हैं इंडेक्सेशन। सो दैट्स वन एडवांटेज।
सेकंड, अगर आप एफडी करते हैं तो एक बैंक के साथ आप एफडी करते हैं, 2 के साथ करते हैं, मैक्सिमम 3 के साथ करते हैं। अगर आपने एक टारगेट मैच्योरिटी फंड खरीदा तो उसमें 15 कंपनियां, 10 कंपनियां गवर्नमेंट बैक्ड वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल होती है, तो आपके पैसे बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होके रहते हैं, तो क्रेडिट रिस्क कम हो जाती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये आप जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको एनएवी मिल जाती है, जो भी एनएवी है, एग्जिट लोड नहीं लगता ईटीएफ को एग्जिट करने में। अगर आप एफडी तोड़ने जाते हैं तो एफडी पे आपका ब्याज घट जाता है और उस पे भी एक पेनल्टी लगाई जाती है। तो लिक्विडिटी रिस्क इज लेसर, क्रेडिट रिस्क इज लेसर, ऑफ कोर्स रिटर्न इज ग्रेटर एंड टैक्सेशन इज बेटर। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पे जिस तरह से हम बॉन्ड यील्ड में इजाफा देख रहे हैं, 5.8% से बढ़कर 6.7% तक की पहुंच गई है। 4 से 8 साल की मैच्योरिटी वाले फंड में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। मुख्य तौर पर यहाँ पर अगर जितना हो सके आपको मैच्योरिटी पर ही रुकना चाहिए ताकि आप इसका सबसे ज़्यादा फायदा ले सके। 2026 से लेकर 2032 तक के मैच्योरिटी वाले टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो फिलहाल बाजार में हैं, उनमें आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के निवेशक को इसमें पैसे लगाने चाहिए। फिरोज, हर कोई तो जाके इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको अपने पोर्टफोलियो की बनावट देखनी होगी, उसके मुताबिक आपको इसको जगह देनी चाहिए। किन सूरतों में इस टारगेट मैच्योरिटी फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाले, किस तरह के निवेशक को, ये बताएं। अगर एक निवेशक हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल डेट में निर्णय ले लिया है कि आपका पैसा एटलीस्ट 30, 40, 50% डेट में रहने ही वाला है अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक, और आपकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसा इक्विटी में जा सकता है, वो क्लियर कैंडिडेट होता है टारगेट मैच्योरिटी फंड के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो रिटायरमेंट के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं या रिटायरमेंट पे पहुंच गए हैं, ये वो टारगेट मैच्योरिटी फंड लेके पहले 8 साल कंपाउंडिंग करके अपनी बढ़त कर सकते हैं और दूसरे पैसे से अपने 8 साल के खर्च या 4 साल के खर्च मैनेज कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट और क्लोज टू रिटायरमेंट। तीसरा, वो लोग जो कॉस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम होती है। जैसे दूसरे डेट फंड्स में आधा 0.5% की फी रहती है, इसमें 2 पैसे की, 4 पैसे की, 20 पैसे की फी रहती है। सो कॉस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और लिक्विडिटी जो चाहते हैं, जिनको एग्जिट लोड से बड़ा डर लगता है, वो ये ईटीएफ्स जरूर खरीद सकते हैं। ये 4 किस्म के लोग और बिहेवियरल पैटर्न और गोल्स के हिसाब से मैंने डिस्क्राइब किया है। चलिए, तो ये विस्तार से बात हुई है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की, लेकिन अब चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दर्शक हैं जो सवाल भी पूछना चाहते हैं। और गणेश भवर का सवाल वीडियो के जरिए आया है और इन्होंने अपने सवाल का वीडियो बनाया दरअसल और हमें भेजा है, तो चलिए पहले इनका सवाल देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और हम लॉन्ग टर्म में ईएलएसएस फंड से कितने % की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, इतने विस्तार से पूछा। फंड्स की डिटेल्स तो मेरे पास हैं, फिरोज के पास भी पहुंच गई हैं, उस पर मैं वक्त नहीं ज़ाया करूंगी नाम पढ़ने में। लेकिन 7 फंड है, 10,000 की एसआईपी ये शुरू कर चुके हैं, 15 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है। बताएं फिरोज, शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, शुरुआत करें तो इनके जो फंड्स हैं, जो 7 फंड हैं इनके पास, एक्चुअली 8 हैं, कुल मिला के जो भी 7 फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो इनका चुनाव बहुत अच्छा रहा है गणेश जी। दैट्स ग्रेट न्यूज। जो आपने कंपाउंडेड रिटर्न अर्न की है पिछले 3 सालों में, वो है 39.88%, जो कि बहुत हेल्दी रिटर्न है। ऑफ कोर्स मार्केट ने भी अच्छा प्रदर्शन दिया है, बट आपकी स्कीम सिलेक्शन बहुत बेहतरीन है। पॉइंट 3, क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे आप अपने कॉर्पस पे पहुंच पाएंगे 1 करोड़ के? द आंसर इज यस, दैट्स द गुड न्यूज। इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस की डेफिनेटली सजेशन दूंगा, क्योंकि पिछले 3 साल जो मार्केट में थे वो काफी यूनिक थे। स्मॉल कैप और मिड कैप की जो रैली आपने लास्ट ईयर देखी, वो रैली आई थिंक इज एन एक्सेप्शन, और वैसी रैली कंटिन्यू होना लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है।
इसीलिए आपका जो पोर्टफोलियो करंटली मिड कैप और स्मॉल कैप में स्क्यूड है, उसको आपको थोड़ा तरफ झुकाव बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो रिटर्न आ चुका है उसको प्रोटेक्ट करना भी फर्ज बनता है एज एन इन्वेस्टर। तो उसमें दो तीन तब्दीलियां मैं बताता हूं। एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। इसमें ऑलमोस्ट 65 to 70% लार्ज कैप है, और फ्रैंकलिन ब्लू चिप स्कीम, ये दोनों स्कीम्स जो हैं ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें और अपने स्मॉल कैप्स की एक्सपोजर को घटाएं। फॉर एग्जांपल एक्सिस स्मॉल कैप एंड एक्सिस ग्रोथ से आप एग्जिट करके ये दो स्कीम में अगर निवेश करेंगे तो पिछला जो प्रॉफिट अर्न किया है वो स्टेबल हो जाएगा और आगे आप बढ़ पाएंगे। चलिए, सुझाए गए बदलावों को गणेश आपको अपनाना होगा। बाकी दर्शकों के साथ हम फोन लाइन पे जुड़े उससे पहले एक छोटा सा मुद्दा जहां पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए फिरोज। क्रिप्टो में हम जानते हैं कि 30% का टैक्स लगा है और 1% का TDS लगा है। जो बहुत पैसे इसमें डालते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन छोटे मोटे जो निवेशक हैं, जिनको हम रिटेल निवेशक भी कहते हैं एक तरह से, जो क्रिप्टो को बस ऐसे ही ट्राई करना चाहते थे, उनके ऊपर भी इस टैक्स की बहुत भारी गाज गिरी है। ठीक है, अब मुझे ये समझना है कि क्या उनको कहा जा सकता है कि क्रिप्टो में आप 30% का टैक्स दें, उससे अच्छा तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आके अपनी कमाई कर ले और अपना एक पोर्टफोलियो भी बना ले, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो पर टैक्स भी आ गया है लेकिन लीगल टेंडर के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अभी तक ये एसेट क्लास में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, कोई रेगुलेटर नहीं है इसके ऊपर, तो अभी भी बहुत सारे सवाल निशान है। बहरहाल टैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा है, तो अगर हम इनको समझाना चाहें कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक के जरिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो क्या होगा जरिया? तो मेरे हिसाब से जो आपने कहा कविता जी, टैक्स की जो मार पड़ी है क्रिप्टो को, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसकी जो अट्रैक्टिवनेस थी वो कम हो गई। पॉइंट 1, और टैक्स की मार पड़ना एक चीज होती है, जो TDS 1% डिडक्ट करेंगे उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। उसकी वजह से जो टैक्स कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा उसकी काफी मेहनत लग सकती है। आज तक जो इनकम टैक्स नहीं भर रहे वो भी क्रिप्टो खरीद रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको पकड़ने के लिए, उन पे पाबंदी लगाने के लिए TDS 1% जो डाला है, दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी बिग मूव। सेकंड, इसको ये दर्जा दिया गया है कि एसेट नहीं माना गया है, करेंसी नहीं माना गया है, इसको एक गैम्बल माना गया है। इसीलिए इसको, जिसकी जो टैक्सेशन है जैसे हॉर्स रेसिंग है उसके साथ इक्वल है। ना तो बिजनेस इनकम हेड में इसकी टैली होती है, कैपिटल एसेट्स में नहीं होती है, सैलरी और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वहां कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है। टैक्स बेसिकली रेस या कोई और गैम्बलिंग के हिसाब से लगाई गई है, विच मीन्स दैट एसेट का दर्जा नहीं मिला है। सो आई वुड से अगर आप अपने हार्ड अर्न्ड पैसे लगा रहे हैं तो आपको कभी भी लहर के ऑपोजिट साइड में नहीं स्विम करना है। यू हैव टू स्विम विद द टाइड टू बी सक्सेसफुल। सो म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स जो हैं वो 25-30 साल से इंडिया में रेगुलेट हो रहे हैं और काफी आगे पहुंच गई है बात। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट उस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का जरिया यूज करके आप अपने पैसे जरूर कमा सकते हैं। माना कि इतनी उतार चढ़ाव और शॉर्ट टर्म रिटर्न इतना नहीं बन सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बोरिंग होते हैं और स्टॉक्स में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है रिसर्च की। सो प्लीज यूज दोस टू प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ का जो लॉस है उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किसी और चीज के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो काफी टैक्स की डिसएडवांटेजेस इस बजट में क्रिप्टो को मिल गई है। लेकिन अगर आप स्टॉक में भी शुरुआत करना चाहते हैं, स्टॉक के जरिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड के जरिए शुरुआत करना चाहते हैं, कोई तो एक तरीका होगा जो हम दर्शकों को सुझा सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आपकी अप्रोच अलग अलग होती है और रिस्क उठाने की क्षमता भी शायद आपकी अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही जो चुनाव आप करते हैं, भले स्टॉक का कर रहे हो, म्यूचुअल फंड का कर रहे हो, पैमाने अलग अलग होते हैं। तो वो किस बिना पर आप सिलेक्ट करें फिरोज? आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इक्विटी स्कीम्स खरीदी, अगर आप गलत भी गए तो 10 साल में आपको 8-9-10% की रिटर्न पर एनम बनी जाती है। हमने एक स्टडी की थी कि जो इंडिया के सबसे पुराने फंड्स हैं, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फंड्स जो है 1992-1993 में लॉन्च हुए थे, 7-8 फंड लॉन्च हुए थे, उसमें अगर कोई भी निवेशक 10 साल के लिए निवेश करता और सबसे बदनसीब इन्वेस्टर की रिटर्न 12% पर एनम आई है 10 साल की।
तो अगर आपको ये पता है कि अगर आप गलत भी जाएंगे म्यूचुअल फंड और 10 साल होल्ड करने की आप क्षमता रखते हैं, अगर डबल डिजिट रिटर्न आता है तो रिस्क किस बात का है? ना तो कैपिटल पे रिस्क है, ना तो ब्याज पे रिस्क है। एक ही चीज का रिस्क है कि आप इम्पेशंस में अपने पैसे निकाल ना लें जब मार्केट गिरे। ये अगर आप रिस्क अपने आप के जज्बातों को कंट्रोल कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड इज नॉट रिस्की। शुरुआत करने के लिए कविता जी डेफिनेटली एक दो स्कीम्स उनको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की चुन सकते हैं। लार्ज कैप में हमने रेकमेंड किया फ्रैंकलिन ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप पे हमने रेकमेंड किया दूसरे दर्शक को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये स्कीम्स में अगर वो सिस्टमैटिकली 1000, 2000, 3000 अपनी क्षमता के हिसाब से डालते जाएंगे तो निराश नहीं होंगे 5-10 सालों बाद। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहें या स्टॉक में। मैं चाहती हूँ कि लगे हाथों आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्स को भी समझा दें। जी कविता जी, डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म टैक्स है म्यूचुअल फंड में, वो भी इक्विटी कैटेगरी में, तो वो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से नीचे वो 15% है प्लस, और स्टॉक्स में भी वो 15% है। अगर म्यूचुअल फंड इक्विटी की बात करें, लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10% का टैक्स लगता है और स्टॉक्स में भी 10% का टैक्स लगता है। डेट फंड्स अगर हैं तो उसमें 20% की टैक्स लगती है और 3 साल का वेट करना पड़ता है 20% की सुविधा प्राप्त करने के लिए। और शॉर्ट टर्म में मार्जिनल टैक्स रेट रखता है। लॉन्ग टर्म में डेट फंड में, जैसे हमने अभी प्रीवियस सेगमेंट में भी बोला कि इंडेक्सेशन मिलता है जिसमें टैक्स डिस्काउंट मिलता है। और रहा सवाल आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इक्विटी से आगे चलते हुए। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, फ्यूचर जो है उसकी अगर आप उम्मीद एक बनाएं तो निफ्टी से आप 10 या 12% की रिटर्न पर एनम अगले 10 सालों में उम्मीद जरूर कर सकते हैं इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक आवर्स। फंड मैनेजर अगर अच्छी तरह से चुने जाएं तो 3%, 2 या 3% निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं अगर आप में परख है और ये जो स्कीम्स हमने बताई उनमें खरीदते हैं तो आप। तो 13-14% पर एनम रिटर्न प्री टैक्स कमाना इक्विटी से फॉर अ 10-year इन्वेस्टर इज नॉट डिफिकल्ट। तो चलिए, अगर आप छोटी छोटी राशि क्रिप्टो में निवेश करते थे और 30% के टैक्स के बाद अब आप थोड़ा सा अपना मन हटाना चाहते हैं तो आपके पास मौजूद हैं बहुत सारे निवेश विकल्प, जहां पर आज हमने बात की है इनमें से स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स की निवेश रणनीति आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक स्ट्रैटेजी बनाकर अगर आप इसमें निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। स्ट्रैटेजी के लिए सवाल कहाँ भेजना है, हमें भेजना है। कैसे भेज सकते हैं आपको बताते हैं, अभी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो जाएगा। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल हमें 9619873567। ये वो नंबर है जिसके जरिए आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। वीडियो के जरिए अपने सवाल आप भेजें और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। अगले दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, राकेश सिंगला साहब। राकेश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। कहां से बोल रहे हैं? 20 साल में आपको चाहिए 20 करोड़ रुपए, जिसके लिए आपने निवेश रणनीति अपनाई है, मैं देख सकती हूँ। बताएं अपने बारे में कुछ सर। नमस्कार कविता जी। जी मैं राकेश बोल रहा था। तो मैं गुड़गांव से बोल रहा था। मेरा ये सवाल था सर मैम कि मैं आदित्य बिरला सन लाइफ, मेरा आपने व्हाट्सएप तो पढ़ा ही होगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ पे 2500 रुपए, में ब्लू चिप फंड में 2000 रुपए, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड में 5000 रुपए, SBI फोकस इक्विटी फंड में 3000 रुपए और HDFC स्मॉल कैप फंड में 500, ICICI प्रूडेंटल बैंकिंग में 500 फंड्स मेरे पास आपके हैं राकेश जी। वो नाम है, मेरे ख्याल से हम उसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि समय काफी हद तक सीमित है। मुझे बताइए, ये जो आपने शुरुआत की है निवेश की, ये कब से की है? ये मैडम मेरे को लगभग 5 ईयर हो गए हैं। हेलो, 2.5 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास NPS में भी 50,000 रुपए है, LIC में भी। मैं 20 करोड़ रुपए चाहता हूँ अगले 20 सालों में। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करनी होगी या कैसे आएंगे? ठीक है, समझ गए आपका सवाल, बिल्कुल समझ गए। फिरोज बताएं, अब इनको अपना निवेश तो बढ़ाना होगा लेकिन साथ ही फंड्स में बदलाव भी करना होगा। NPS और PPF को तो फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे। पॉलिसी कौन सी है उसके लिए मेरे पास जानकारी नहीं है यहाँ पर। किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है ये आप बोल रहे हैं? LIC की?
जीवन आनंद 1,85,000 रुपए समथिंग प्रीमियम जाता है मैम। जीवन आनंद। ओ, सबसे पहले तो इसको बंद करना होगा। ये आप कब से शुरू कर रखी है आपने? 6 ईयर हो गए मैम। 6 साल हो चुके हैं। हाँ जी। चलिए फिरोज, अब पता चल गया कि ये क्या गलत कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उसी के लिए इनको सलाह दे दें। एक टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस राकेश आपको लेना होगा। जीवन आनंद में आपको कैसे निकलना है उसकी बारीकी से जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन जो फंड्स हैं उसमें भी बदलाव की जरूरत है और निवेश बढ़ाने की जरूरत होगी। फिरोज। यस कविता जी, बदलाव की जरूरत है। तो पॉइंट 1 जो आपने मुद्दा उठाया है, LIC जीवन आनंद, आपको जब भी इंश्योरेंस खरीदना है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सिर्फ टर्म प्लान ही खरीदें, क्योंकि जो इंश्योरेंस होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और पैसे वापस आने की उम्मीद होती है, उसकी अगर आप एक्सेल शीट पे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो बड़े मायूस होंगे कि 5 से 7% ज्यादा की रिटर्न नहीं मिलती है। तो रिटर्न और इंश्योरेंस दोनों को एक साथ, एक तीर में दो निशान नहीं हो पाते, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस को कंबाइन ना करें। दैट्स पॉइंट 1। तो इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने सिर्फ 6 साल की किश्तें दी हैं तो आप फंसे हुए होंगे। तो उसकी एनालिसिस करना कि ये कब जल्द से जल्द निकल सकता है, अदरवाइज यू आर पुटिंग गुड मनी टू बैड मनी। तो ये जरूर याद रखें और हर दर्शक को ये याद रखना चाहिए कि आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कंबाइन। सेकेंड पॉइंट, आपकी जो अमाउंट्स हैं 20 करोड़ की जो कॉर्पस आप इकट्ठा करना चाहते हैं, यू विल फॉल शॉर्ट। इसीलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो 16,500 है करंटली, उसको बढ़ा के 23 से 25,000 तक लेके जाने के। तो आप म्यूचुअल फंड्स में आप एटलीस्ट 10 से 12 करोड़ पे पहुंच पाएंगे अगर 15-17% की रिटर्न आती है तो भी। सो आई वुड से दैट टू बी ऑन द सेफर साइड, आपको ये टारगेट लेके चलना है कि अगले 3 साल में आपकी जो 16.5 की SIP है, जैसे आई बढ़े उसको 30,000 रुपए लेके जाना है, ताकि 18 साल तक आप 30,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट कर पाए। तब आपका ये लक्ष्य आराम से पूरा हो सकता है, क्योंकि बाकी और इन्वेस्टमेंट्स भी आपके हैं, जैसे कि NPS है, सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है। तो सब मिला के अगर आप 20 करोड़ पे पहुंच सकें 30,000 की SIP पे, प्लीज पहुंचाने की कोशिश करें। रहा सवाल स्कीम्स का आपका राकेश जी, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें एक दो बदलाव हैं। आपकी जो कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली आप इंक्लूड कर सकते हैं, ICICI फोकस्ड फंड इंक्लूड कर सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, HDFC स्मॉल कैप में बरकरार रहें। ये थोड़े माइन्यूट चेंजेस हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी जो आप खरीद के SIP कर रहे हैं वो भी बेहतरीन स्कीम है। सो सम चेंजेस, लार्जली ये जो कविता जी ने कहा आपको कि आपने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रयोग किया है, वो आप जरूर बदलाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। चलिए, ये बदलाव जो आपको सुझाए जा रहे हैं। आखिरी सवाल लेंगे जगदीश मेहर का। इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि फोन लाइन पर हमें मिल जाए, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे हैं। बहरहाल इनके फंड्स आपको पता है, फिरोज आपके पास हैं। टारगेट बता देती हूँ मैं। इनको भी रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए चाहिए 2 करोड़ रुपए, और 7 अलग अलग फंड्स में लगभग 13,500 की इनकी SIP चल रही है, और कह रहे हैं कि इसी पोर्टफोलियो में 10% के हिसाब से अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी। बताएं क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, फंडामेंटली एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं, थीमेटिक फंड्स। तो थीमेटिक फंड्स को एक्सक्लूड करें। मेरे हिसाब से कोई भी रिटेल निवेशक को थीमेटिक स्कीम्स नहीं लेनी चाहिए। अगर वो थीम अच्छी है तो बाकी फंड मैनेजर को भी ये पता ही है कि ये थीम अच्छी है, तो नॉर्मल फंड्स में भी वही थीम का स्टॉक्स खरीदते रहते हैं। तो आपको अलग से थीमेटिक फंड्स नहीं खरीदने। पॉइंट 1, SBI फोकस्ड इक्विटी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकता है इस कैटेगरी में। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी SBI फोकस्ड इक्विटी में मिल रहा है। NPS में अपना निवेश बरकरार रखें, क्योंकि टैक्स की एडवांटेज मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सेपरेटली आपको खरीदना है, और PPF ऑल्सो, प्लीज कंटिन्यू विथ योर PPF इज द रिकमेंडेशन। ऑलराइट, चलिए, तो ये बदलाव जगदीश मेहर को और
इसी के साथ फिरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। लेकिन ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ना, उसके कितने मायने हैं, क्या लिमिट को बढ़ाना अच्छा है या अगर ये कम हो जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके फाइनेंशियल बिहेवियर, आपके स्कोर के लिए अच्छा नहीं है। तमाम बारीकियों में जाएंगे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं, हमारे दो और मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जिनका स्वागत करती हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और साथ ही क्रेडिट ट्रायंगल के एडवाइजर और मेंटोर गौरव वाधवानी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्रेडिट कार्ड के मुद्दे के साथ और यहाँ मैं फोकस करना चाहती हूँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर। गौरव, मुझे बताएं, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो तय कैसे होती है? क्या इसको तय करने के पीछे आपका कोई रोल होता है जिनको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है? देखिए, क्रेडिट लिमिट जो होती है वो बैंक, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो बैंक आपकी एनुअल इनकम, आपकी उम्र, आपके पास और कितना लोन्स आपके चल रहे हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट में दिखता है, उससे डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है उसके ऊपर आपको एक क्रेडिट लिमिट जो है असाइन की जाती है जब आप पहली बार कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो, जब नया आपको कोई कार्ड मिलता है। दूसरा, आपको ये कार्ड जो है ये आप जब आप ये यूज कर रहे होते हो तब भी उनकी जो है वो लिमिट जो है ऊपर और नीचे बढ़ाई और घटाई जा सकती है इन्हीं पैरामीटर्स पे कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपका पेमेंट पैटर्न कैसा है, आपके टोटल डेट ऑब्लिगेशंस क्या हैं और आपकी उम्र कितनी है। यहाँ पर एक चीज जो बहुत साफ तौर से सामने आती हुई दिखाई दे रही है हर्ष, 14 बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंकों ने लगभग 2020 में $99 बिलियन के क्रेडिट लिमिट को घटाया है। कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कईयों क्रेडिट लिमिट घटी भी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या तर्क हम इसको समझें हमारी फाइनेंशियल बिहेवियर के लिहाज से? कविता, देखिए, अगर कोविड के दौरान में अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम हुई है तो वो क्लियर सी इंडिकेशन है कि जो इशूइंग बैंक्स हैं वो अपना जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो कम करना चाह रही है। ये हमने बहुत ही कॉमन सिचुएशन थी जहाँ पे सैलरी कट्स हो रहे थे लोगों के, जॉब लॉस हो रहा था या सैलरी टाइम पे क्रेडिट नहीं हो रही थी। ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई थी। सो आई थिंक इट्स अ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तहत उन्होंने जो भी इनके ऐसी प्रोफाइल थी जिसमें क्रेडिट स्कोर कम होगा या ऐसी कोई इंडिकेशंस होंगी या पास्ट कोई रिकॉर्ड होगा जिसमें डिफॉल्ट या ओवरड्यू होगा पेमेंट, उन लोगों की उन्होंने क्रेडिट लिमिट अगर कम की है तो इट इज इन लाइन विद द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द इशूइंग बैंक। तो अब ऐसे में गौरव, मुझे समझना हो कि हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती कब है, घटती कब है, तो इसके पीछे क्या क्या उदाहरण आप देकर समझा सकते हैं? देखिए, इसकी बैंक जो है एक तो ऑटोमेटिकली आपका रिव्यू करता रहता है। लेट्स से आपका 1 साल हो गया क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो बैंक आपका पुराना पेमेंट पैटर्न, आपकी जो आपने पेमेंट टाइम से किया है, नहीं किया है, कितना यूज किया है, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ा देता है, कम भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिनेरियो है। नाउ अगर आपको अपनी क्रेडिट लिमिट जो है बढ़वानी है खुद से, तो आपको बैंक को नए फाइनेंशियल्स देने पड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका सैलरी बढ़ गया है, तो ये बैंक को तो नहीं पता होगा। बैंक तो खाली आपके क्रेडिट रिपोर्ट में से ये देख सकता है कि आप टाइम, एक तो वो उनके पास उनका पेमेंट हिस्ट्री है, दूसरा क्रेडिट लिमिट पे ये रिपोर्ट पे देख सकता है कि आप बाकी जगह पे कैसे परफॉर्म करें। उसके बेसिस पे एक लेट्स से एक्स आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देता है। तो अगर आपको उससे ज्यादा अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़वानी है तो आपको अपने फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एज और क्रेडिट हिस्ट्री एक बड़े फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर बैंक्स जो है ये रिव्यू करते रहते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट लिमिट अच्छी खासी है या अभी अभी बढ़ी है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन हर्ष, ऐसे में बहुत लाजमी भी है कि आप ओवर स्पेंड कर जाएंगे। आप भी बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको भी अपनी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता होगा और उसको संभाल के भी रखना पड़ता होगा। तो किस तरह से निगरानी करें अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट की और कैसे समझदारी से इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए आप क्या अहम पॉइंट्स बताएंगे? वेल कविता, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि हर टाइम हम ये समझते हैं कि अगर हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ रही है तो वो अच्छी ही है,
जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए 5 या 7 लाख ऑलरेडी इश्यू की गई है, आपको ये अपने आप से सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक का फोन आता है सामने से और कहते हैं कि हम आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा रहे हैं और लाख या 2 लाख रुपए से। तो आपको ये सोचना है कि क्या आपकी लिमिट 5 या 7 लाख होने के बावजूद आपको उससे ज्यादा लिमिट की जरूरत है क्या? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी लिमिट लेके फायदा नहीं है। अगर आपने बड़ी लिमिट ले ली, अगर कुछ कार्ड पे फ्रॉड होता है तो उतना ही आपकी लिमिट यूटिलाइज होगी। और मान लीजिए कि आपको बड़े हायर लिमिट लेनी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सोच समझ के अगर ये डिसीजन ले रहे हैं तो आप हायर लिमिट अगर लेते हैं तो हर एक कार्ड इशुइंग कंपनी या बैंक है, उनका एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप अपने कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो एक आप उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें आप कहते हैं कि दिन का मेरा ट्रांजैक्शन या कोई एक अपर लिमिट एक्स अमाउंट की होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर जाता है तो आप अपने ऐप में फिर से जाके वो लिमिट को रीसेट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप ज्यादा लिमिट लेके भी रखे हैं तो उसमें आप एक सब लिमिट, डेली सब लिमिट बना सकते हैं, और उससे आपको इतना श्योरिटी होगा कि मिसयूज होगा या आप अगर खर्च करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आप अगर लिमिट ले रहे हैं थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि हम ये क्रेडिट फ्री नहीं है। आप पैसा अगर स्वाइप कर रहे हैं, कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको वापस चुकाना है, और अगर टाइम पे नहीं चुकाया तो बहुत ज्यादा पेनल्टी और ब्याज देना पड़ता है। तो जस्ट थोड़ा केयरफुल अगर लेके करें तो कार्ड एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आप बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन लिमिट बढ़ाने को लेकर आप मना भी तो कर सकते हैं ना गौरव। अगर आपको लगता है कि आपकी मौजूदा क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो आपके लिए पर्याप्त है, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी पैसे के तौर पे भी ट्रीट करते हैं, तो आप मना भी तो कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपको बिना बताए बैंक आपकी लिमिट बढ़ा देगा। नहीं, बैंक आपको बिना बताए कभी भी लिमिट नहीं बढ़ाएगा। बैंक हमेशा जब ऑटो रिव्यूअल में जाता है तो वो हमेशा आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है, आपकी कंसेंट के बाद ही क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाती है, उसके बिना नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो जब तक आप कंसेंट नहीं दोगे कि जो ऑटो रिव्यू में गया है और उसको बढ़ाना चाहते हो, बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट कभी नहीं बढ़ाएगा। इनफैक्ट आप बैंक को फोन करके अपनी क्रेडिट लिमिट कम भी करा सकते हो। हालांकि कम कराना और बढ़ाना ये दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं क्रेडिट स्कोर पे, और डिपेंडिंग ऑन आपका पेमेंट पैटर्न कैसा है और आप कितना उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसा कि हर्ष जी ने कहा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ या कम कराओ। सवाल आपसे यही है गौरव कि कम कराना और अपने आप कम हो जाना, इसमें कितना फर्क है और क्या इम्पैक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर? देखिए, कम कराना और अपने आप से कम हो जाने में फर्क है। कम अगर अपने आप से हुई है तो मतलब बैंक ने कुछ देख के आपकी क्रेडिट लिमिट कम करी है। मतलब या तो आपके जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें उसको कुछ ऐसे पेमेंट पैटर्न्स दिखे हैं कि वो उनको लगता है कि आप इतना पैसा वापस नहीं कर सकते हो, आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है, तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट कम कर देंगे। और आप अगर खुद से कम कराओगे तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट क्रेडिट लिमिट से नहीं आता है, इसलिए ये होता है, हम बोलते हैं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो उसको 33% से ज्यादा नहीं यूज करो। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट मान लीजिए आज 1 लाख है और आप उसको 1 लाख रुपए तक हर महीने यूज कर रहे हैं, तो बैंक हमेशा ये सोचेगी या क्रेडिट रिपोर्ट से जो एनालिसिस होगी कि आप हमेशा 1 लाख तक जा रहे हो, मतलब अपनी क्रेडिट लिमिट का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन यही मान लीजिए अब आपकी स्पेंड जो है 1 लाख हो रही है और बैंक ने आपकी क्रेडिट लिमिट जो है 50,000 कर दी। अब आप बार बार ओवर लिमिट होते रहोगे क्योंकि आपके पास और कोई जरिया है नहीं पे करने का। तो इससे जो है ओवर लिमिट जाने से आपकी क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट स्कोर है, वो गिर जाता है। तो आपको ये सोचना है, समझना है कि आपका स्पेंड्स कितने हैं। अगर आप वॉलंटरीली कर रहे हो और उस हिसाब से आप अपना क्रेडिट लिमिट जो है मेंटेन करो। प्रशांत, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। कि जो लिमिट होती है, वैसे तो आपका जो जी, अब मैं ये सवाल हर्ष को पूछना चाहती हूँ क्योंकि हम क्रेडिट स्कोर के मुद्दे पर आ गए हैं। ओवरऑल क्रेडिट लिमिट इकलौता पैमाना नहीं है जो आपकी क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट डालता है। हर्ष, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड और आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को ओवरऑल, जिसकी वजह से आपकी रेटिंग पर असर पड़ता है, आपके स्कोर पर असर पड़ता है। इकलौता, आप तो बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, तो इकलौता लिमिट के चक्कर में कितनों की क्रेडिट स्कोरिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो खराब हुई है? क्या इस तरह का कोई केस आपने देखा है आता हुआ? नहीं कविता, इनफैक्ट जो क्रेडिट स्कोर बनता है वो आपके जो बिहेवियर है, आपके जो लिमिट्स हैं या लोन्स है, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स अगर हो गई,
तो ये क्रेडिट स्कोर जो आपका बनता है ये उस हिसाब से बनता है। तो कई लोगों को इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया या कोई लोन लिया अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है आपके पास, तो आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वैसे बनती नहीं है, तो उस हिसाब से कई लोगों ने ले रखा है। तो जहां तक आपका सवाल है कि अगर क्रेडिट लिमिट आपने अपनी वॉलेंटरीली आपने जाके कहा कि मुझे क्रेडिट लिमिट घटानी है, तो जैसे गौरव ने कहा कि उन्होंने ये बताया है कि आपको कितनी यूज करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका 1 लाख का लिमिट है और आप उसे 30-35% तक यूज कर रहे हैं और आप उसके ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आपने लिमिट आपने ये सोचा कि मेरा 30,000 के हर महीने खर्चे होता है, तो 1 लाख की लिमिट को आपने घटा के 50,000 कर ली और 50,000 के बाद में आप 30,000 यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो यूसेज है टू क्रेडिट लिमिट वो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि क्या आपने क्रेडिट लिमिट घटाने से वॉलेंट्री या मैंडेटरी आपका अगर घटा है तो उससे क्रेडिट स्कोर पे असर आता है। तो वेल आई थिंक वॉलेंट्रीली आप कर रहे हैं तो असर नहीं आना चाहिए, और अगर बैंक अपनी तरफ से कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक रेड फ्लैग है कि कहीं ना कहीं आपके आपके नाम पे कोई डिफॉल्ट रिपोर्ट किया गया होगा या एक प्रोफाइल ऐसी बन रही है जिसमें बैंक नहीं समझता कि आप इतनी क्रेडिट लिमिट की आप डिजर्व करते हैं। तब आपको डेफिनेटली अपने सिविल रिपोर्ट या कोई भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में जाके आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई मिस रिपोर्टिंग तो नहीं हुई है। और बाकी जहां तक ये सवाल है कि कोई स्पेसिफिक केस मेरे सामने आया है, जी नहीं, मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक केस देखा नहीं है जिसमें क्रेडिट लिमिट घटाने की वजह से कोई उनका स्कोर पे बहुत ज्यादा असर आया। क्रेडिट लिमिट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर आप क्रेडिट बिहेवियर की बात हो रही है, साथ ही जिस तरह से आप इसको इमरजेंसी पैसे की तरह ट्रीट करते हैं वो भी अगर आप समझदारी से करें तो आपकी स्कोरिंग के लिए काफ़ी बेहतर होगा। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके क्रेडिट कार्ड बिहेवियर को लेकर। हर्ष, आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे शो में और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। क्या हमारे साथ श्रीधर, हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं? हाँ, यस। श्रीधर जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमारे शो पर भेजा है। एसबीआई ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एबीएसएल टैक्स रिलीफ आपके ये फंड्स हैं जिसमें आप लगभग 20,000 रुपए की कुल मिला के हर महीना एसआईपी कर रहे हैं। आपका जो टारगेट है वो रिटायरमेंट का है, 2 करोड़ कमाने का आपका लक्ष्य है इस पोर्टफोलियो से, और आपके पास टर्म प्लान भी है। और मुझे ये बताएं कि कितना समय बचा है सर आपके रिटायरमेंट में? अभी 25 ईयर्स, 25 साल है, और उसके बाद तो ये 2 करोड़ आपके लिए काफी होंगे, इसका आपने कैलकुलेशन किया हुआ है ना? हाँ सही। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हर्ष, अगर हम मान के चलते हैं कि इन्होंने अपना लक्ष्य देखभाल कर निर्धारित किया हुआ है, फंड कैसे हैं, क्या बदलाव करें? 25 साल का समय है, देखिए। हाँ, तो देखिए कविता, अगर हम 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए कर रहे हैं, अगर हम 12 to 14% रिटर्न अनुमान लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2 करोड़ का जो टारगेट है वो इनका पूरा हो जाएगा। जहां तक एलोकेशन और स्कीम्स की बात है, देखिए अगर एक नजर में देखें तो ऐसी कोई भी कोई रेड फ्लैग्स नहीं है श्रीधर आपके पोर्टफोलियो में कि आपको कुछ बदलाव करने की कोई स्पेसिफिक जरूरत है। एक बिरला टैक्स 96 फंड, शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ऑफ लेट इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बिरला एज अ फंड हाउस आई वुडंट गिव अप ऑन देम कि ये एक हो सकता है एक फेज हो जिसमें रिटर्न अच्छे नहीं हो। फंड मैनेजमेंट टीम बहुत अच्छी है, तो ये डेफिनेटली सूनर लेटर बाउंस बैक कर लेंगे। जहां तक एक स्मॉल कैप फंड पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, मेरी पर्सनल राय ये रहती है कि एक प्योर डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड ना लेके हम एक फ्लेक्सी कैप फंड लें। उसका कारण ये है कि अगर आपके फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो उसे चेरी पिक कर लेंगे। ये अगर एक फ्लेक्सी कैप या कोई दूसरी फ्लेक्सी कैप फॉर्मेट में है अगर है तो। एक प्योर स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि एक मैंडेट है कि मिनिमम 65% ऑफ द एयूएम उनको स्मॉल कैप में ही खरीदना है। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है स्मॉल कैप में, तो भी फंड मैनेजर को पैसे डिप्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। तो स्मॉल कैप में मुझे ऐसा लगता है कि जो कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है वो चेरी पिकिंग में ज्यादा है, रादर देन जस्ट बाइंग एवरीथिंग इन स्मॉल कैप। सो अगर आप चाहें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप बंद कर सकते हैं और उसकी जगह पे एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। तो फ्लेक्सी कैप में आपको 2 नाम बता दूं, कोटक फ्लेक्सी कैप एक फंड है, या तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप। इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर लें और उसमें ये एचडीएफसी स्मॉल कैप का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप फ्लेक्सी कैप के जरिए कर लें, तो मेरे हिसाब से बेटर है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सोच समझ के और स्मॉल कैप में एक
कॉन्शियस एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो HDFC स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप इज अ मच बेटर फंड। आगे बढ़ते हैं। शंभू कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे है। इनका सवाल बहुत 2 लाइन का सवाल है इनका। इनको 25,000 रुपए हर महीना निवेश करने हैं और ये 25 साल के बाद 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। सर सही सवाल है आपका, कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप शंभू कुमार जी? नहीं, ये ठीक है, यही सवाल है मेरा। क्या करते हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? तो बिहार से बोल रहे हैं, मुंगेर से। बढ़िया, चलिए हर्ष बताएं आप। शंभू कुमार जी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हम करवाएं, उससे पहले मुझे बताइएगा आप क्या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? नहीं, इसके पहले मेरा एक्सिस में 5,000 पर मंथ टैक्स में करता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो वो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, 5,000 5 साल से चल रहा है। चलिए ठीक है। उसके अलावा कहाँ इनको चलिए 5 साल से चल रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको 25,000 रुपए और निवेश करने हैं। बताएं हर्ष। तो एक अच्छी बात यह है शंभू कुमार जी कि अगर 25,000 रुपए आप देख रहे हैं 25 साल के लिए, और हम अगर अनुमान लगाएं कि एक लंबी अवधि में SIP के जरिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर अगर आपको 12 से 14% आसपास का रिटर्न मिलता है तो आपका ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात यह है कि 5 करोड़ लगने में ऐसे बहुत बड़ा लगता हो, लेकिन क्योंकि 25 साल है और आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 का है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो वो एक अच्छी बात है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट, आपका एक पोर्टफोलियो बनाए तो, और क्योंकि ये 25 साल का टाइम होराइजन है, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम प्रिडोमिनेंटली इसे एक इक्विटी पोर्टफोलिए बनाए ताकि लॉन्ग टर्म में उसमें आपको ग्रोथ के पोटेंशियल मिले। आप SIP के जरिए करें तो मार्केट वोलेटिलिटी से भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप 5-5 हजार करके इन 5 स्कीम के नाम बताता हूँ, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, कैनरा रुबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, और एक इंटरनेशनल फंड जो अभी खुला है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। तो ये पोर्टफोलियो आप बनाएं और हर 2 साल में एक बार रिव्यू कर लें कि आपका पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, अशोक घरगीन, लेकिन इनका सवाल हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब इनका सवाल आया हुआ है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जोड़ा है, एक्सिस स्मॉल कैप, एम इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरा एसेट का टैक्स सेवर भी है, PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है, मेरा एसेट का हाइब्रिड फंड है, निप्पॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज और CR ब्लू चिप इक्विटी भी है इनके पास। तो अब इनको भी चाहिए 2 करोड़ रुपए 20 साल के बाद। 35,000 रुपए कुल मिला के इनकी SIP चल रही है और पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्याप्त है इनके गोल के लिए। हर्ष। सो कविता, अगेन वही पॉइंट है कि क्योंकि लंबी अवधि, हमने सारे क्वेश्चन जो देखे वो 20 साल 25 साल की अवधि के साथ आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन कि लोग लॉन्ग टर्म सोचने लगे हैं और उसके बारे में उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो टारगेट्स हैं वो 2 करोड़ 5 करोड़ सुनने में इतने बड़े लगते हैं, लेकिन अच्छी बात वापस ये है कि 35,000 का जो SIP कर रहे हैं वो इनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा, उससे इनफैक्ट कई ज्यादा वो एक्सीड कर लेंगे। अब दूसरी एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जितने भी पोर्टफोलियो अभी देखें सब में आप देखेंगे स्कीम्स जो इंडिविजुअली हैं वो सारी अच्छी हैं, विच मीन्स लोग एक तो चीज अच्छी कर रहे हैं कि सुन रहे हैं कि कौन सी अच्छी स्कीम है वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना है। तो सारी स्कीम अपने आप में कोई ऐसे लगता नहीं है कि कोई गलत उनके पोर्टफोलियो में आ गया, लेकिन एक कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखेंगे पूरे पोर्टफोलियो को अगर नजर डालें तो उसमें देखिएगा कि डुप्लीकेशन बहुत है और उसमें 35,000 के लिए आपके पास 9 स्कीम से इतनी जरूरत नहीं है। तो एक काम हम जरूर इनके लिए कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देते हैं, हम 2 स्कीम उड़ा देते हैं और बाकी 7 स्कीम में इनका पूरा 35,000 रखते हैं। तो अशोक जी, मैंने एक काम जरूर किया है कि आपकी कोई नई स्कीम जोड़ी नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है उसी में थोड़े बदलाव कर रहा हूँ। तो पहला बदलाव ये है कि आप ये निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और मेरा एसेट हाइब्रिड फंड, इन दोनों में अपनी SIP जो जा रही है वो बंद कर दें। जितना एग्जिस्टिंग कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो भी आप रिडीम कर लें, और यही जो पैसा है जो SIP है और जो लमसम आपके पास होगा वो आपके पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कैनरा रुबैको ब्लू चिप फंड है उसमें आप 3,500 की SIP बढ़ा लें। तो पहले से आपका 5,000 जा रहा है और आप 3,500 बढ़ाएंगे तो 8,500 रुपए की SIP होगी।
पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में आप अपनी एसआईपी बढ़ा के 3,000 से 6,000 कर लीजिए, तो 7 स्कीम्स में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो आपने रिडेम्पशन करेंगे निप्पॉन की और मेराई की स्कीम में से, वो आप डिवाइड करके इन दोनों स्कीम्स में जमा कर दें। सो थोड़ा हमने पोर्टफोलियो कंसाइज कर दिया बिना कोई मेजर चेंजेस किए हुए आपके एलोकेशंस को लेते हुए। और चलिए, तो ये सलाह इनको दी जा रही है। वक्त हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास सवाल भी हैं आपसे पूछने के लिए। इस बीच हम निवेश गुरु मंत्रा की ओर रुख कर लेते हैं। हर्ष, क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? कविता, एक ही चीज कहूंगा मैं कि हमने जितने पोर्टफोलियोज अभी देखे, हमने देखा कि एक बहुत कॉमन चीज है जो मैंने अभी इन सवालों में भी लिया है, और वो ये है कि लोग इंडिपेंडेंटली स्कीम्स के नाम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ते हैं उसके बारे में, या कोई ना कोई चैनल पे जाके जो नाम लिए जाते हैं उस नाम सुनते हैं और वो सारी नाम उठा के अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। तो इंडिपेंडेंटली स्कीम्स अच्छी होंगी, वो समझ में आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में उसका बैलेंस कैसे हो रहा है। आपको डुप्लीकेशन नहीं करना है, आपको बहुत सारी स्कीम जोड़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो एक पोर्टफोलियो लेवल पे भी देखें और अपने पोर्टफोलियो में 6 या 7 स्कीम, इनफैक्ट 5 to 7 स्कीम से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। तो अपने पोर्टफोलियो में अगर 7 स्कीम से ज्यादा है तो आपको वक्त है कि कुछ ना कुछ आपको बंद करना हो, भले ही वो स्कीम अच्छी क्यों ना हो। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। और दर्शकों को बता दें कि सवालों का सिलसिला आपका बरकरार रख सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा 9619873567, ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। चाहे तो वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा अपने सवालों का वीडियो। नमस्कार।